अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज भी फौजी अदालतों पर कार्रवाई के हवाले से हुक्म इम्तना की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और जुलाई के तीसरे हफ्ते में अब समात को मुलतवी कर दिया गया है। आज की समात में क्या सूरत हाल रही है, अटॉर्नी जनरल ने क्या जवाबात दिए हैं और क्या मामलात रहे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं हमारे साथ। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, आज अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है, क्या जवाबात दिए गए? मुदस्सिर, आज जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डिटेनीज हैं, जो ज़ेर हिरासत अफराद है फौज के, उनको क्या जो हुकूक है वो मुयसर हैं और क्या उनसे मुलाकातों के हवाले से क्या सिलसिला होगा उनके घर वालों के साथ। उस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज बताया कि आइंदा 24 घंटे में राब्ता इस्टेब्लिश करवाया जाएगा। तमाम जो ज़ेर हिरासत 102 अफराद हैं उनका उनके अहल खाना के साथ जो नंबर वो अपने घरों का देंगे उनसे उनका बात करवाई जाएगी और फिर हफ्ते में एक दिन उनकी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाएगा अपने अहल खाना के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या ही बेहतर होगा कि अगर ईद के ऊपर तमाम जो 102 अफराद हैं, मुल्जिमान हैं, उनकी उनके घर वालों के साथ मुलाकात करवा दी जाए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि बेहतरीन खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं वक्त ज़रूरत जो मुल्जिमान हैं उनको। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि घर से जो खाना है जो उनके अहल खाना लेकर आएंगे उसकी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि खाने से अगर किसी मुल्जिम को नुकसान हो गया तो जिनकी हिरासत में वो सारा मामला उनके सर पे आ जाएगा और ऐसी कोई लेबॉर्ट्री या कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिसके खाने को जो है ना चेक किया जा सके, पके हुए खाने को। अलबत्ता अहले खाना अगर कोई फ्रूट्स वगैरह लाना चाहें, कोई रीडिंग मटेरियल यानी किताबें वगैरह देना चाहें अपने जो मुल्जिमान हैं उनको, तो वो उसकी सहूलत उनको ज़रूर फराहम की जाएगी। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का आज उन अदालती सवालात के ऊपर जवाब था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इन तमाम मुल्जिमान पर किस अंदाज में इतलाक होगा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इस हवाले से क्योंकि दरख्वास्त गुज़ारों ने सिर्फ 2 FIR का ये हवाला दिया है, बाकी जो मुतल्लिका दस्तावेज़ात हैं वो रिकॉर्ड पर नहीं है, लिहाजा वो अदालत को दस्तावेज़ात देंगे। दस्तावेज़ात देने के लिए उनको थोड़ा वक्त चाहिए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस नुक्ते के ऊपर अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे ताकि डॉक्यूमेंट्स अगर रिकॉर्ड पर होंगे, अदालत के सामने होंगे, तो केस समझाने में उनको ज़रा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो दरख्वास्त गुजार, इसमें एक जो दरख्वास्त गुजार भी थे और एक केस में रिस्पोंडेंट भी थे, चेयरमैन PTI, उनके वकील उज़ैर भंडारी ने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए। इसके अलावा ज़मान वर्दक जो दरख्वास्त गुजारान में से थे, उन्होंने उन्हीं अपने तहरीरी दलाइल को अपना दे दिया और कहा कि वो अदालत का वक्त बचाते हुए सिर्फ तहरीरी दलाइल पर ही इक्तफा करेंगे। जो दरख्वास्त गुजारान थे उनके वकला की जानिब से इस्तदा की गई अदालत से कि हुक्म इम्तना जारी किया जाए, ताकि क्योंकि अब बेंच अवेलेबल नहीं है। चीफ जस्टिस ने बताया था कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में जाके बेंच अवेलेबल होगा, तब तक दरख्वास्त गुजारान को ये खदशा था कि ट्रायल ना शुरू हो जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अभी तक किसी का भी जो मुल्जिम का ट्रायल है वो शुरू नहीं हुआ। वो अपनी पहले की अदालत में गुज़श्ता रोज दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर कायम है कि अभी मामला तफ्तीश में है, चल रहा है, तफ्तीश मुकम्मल होगी उसके बाद ट्रायल का आगाज होगा। लिहाजा फौरी तौर पर कोई ट्रायल चल नहीं रहा जिसके ऊपर हुक्म इम्तना देना बनता हो। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अभी क्योंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ और बेंच भी अवेलेबल नहीं होगा आइंदा, लेकिन इस दौरान अगर के मामला ट्रायल की स्टेज के ऊपर आता है तो चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारान को कहा कि वो आइंदा हफ्ते से दस्तयाब होंगे। इस हवाले से अगर कोई मामला सामने आए तो फिर उसको उस वक्त देख लिया जाएगा। तो जो हुक्म इम्तना देने की सजा थी अदालत ने उसको मुस्तरद किया। अलबत्ता जो ज़ेर हिरासत अफराद है उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से वाज़ेह अहकाम दिए, खासकर जो खवातीन हैं उनको, बच्चों को, साफियों को और वकला के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इनका खास ख्याल रखा जाए और वकला और साफियों को किसी भी सूरत में हिरासत ना किया जाए। ये वाज़ेह हिदायत अदालत की जानिब से दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आप हमें तफसील के साथ थे। आज के केस की समात से मुतालिक आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं बजट की और मुआशी सूरत हाल के हवाले से। कौमी असम्बली में माली साल 2023-24 के लिए 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। IMF मुआहिदा कहां तक पहुंचा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मजीद बात होगी। IMF के मुतालिबे पर टैक्स का हदफ 2015 अरब रुपए बढ़ाकर कौमी असम्बली में आइंदा माली साल 2023-24 के लिए 14,480 अरब का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। नए इक़दामात से मालियाती खसारे में 300 अरब रुपए और हुकूमती अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी होगी, जबकि 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए हैं। नई तरमीम के बाद सब्सिडी का तखमीना 1064 अरब रुपए, पेंशन का तखमीना 801 अरब रुपए, ग्रांट्स का
तखमीना 1405 अरब रुपए हो जाएगा। दिफाई बजट बरकरार रखा गया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 466 अरब रुपए कर दिया गया। नए इक़दामात से आइंदा माली साल के बजट खसारे में 300 अरब रुपए की कमी होगी और ये 6924 अरब रुपए से कम होकर 6624 अरब रुपए मुतवक्के है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर लेवी की हद 60 रुपए की जा रही है। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की दोहरी पेंशन पर पाबंदी लगा दी गई और सुपर टैक्स के इनकम सेल्स में इजाफा किया जाएगा। ये तरमीम IMF की खुशनुदी के लिए की गई है, जिसका इंकशाफ कौमी असम्बली में इख्तितामी बजट पर तकरीर करते हुए इसाक डार ने किया। कहा कि 9वें जायजे को मुकम्मल करने के लिए गुज़श्ता 3 रोज में IMF के वफ्द के साथ तफसीली मुज़ाकरात हुए। नए टैक्सों में 215 अरब रुपए की तजवीज़ भी मुज़ाकरात के नतीजे में सामने आई है, लेकिन हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि नए टैक्स से गरीबों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि अब तरमीम के बाद इंशाअल्लाह IMF के साथ हमारा मुआहदा तय पा जाएगा। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि IMF और वजारत खजाना की टीम ने नए ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी है। माहिरीन के मुताबिक भी IMF और पाकिस्तान के दरमियान मजीद तकनीकी मसला न हुआ तो 9वां जायजा तकमील को पहुँच जाएगा। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि IMF से मामलात के हवाले से चीज़ें अभी भी जो है वो पाइपलाइन में है, मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। इसकी क्या असरात होंगे, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुआशियात डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, IMF का मुआहिदा अब 2-3 दिन बाकी रह गए हैं। अगर ये नहीं होता है तो सर सादा लफ्ज़ों में हम जाने के क्या होगा? देखिए, आज भी वज़ीर आज़म की IMF की MD के साथ बात हुई है और मेरा ख्याल है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है ये साइन हो जाना चाहिए इन छुट्टियों में, और अगर SLA हो जाता है तो फिर 30 जून के बाद कम से कम जो नामा ट्रांच है रिव्यू है उसकी ट्रांच आ सकती है। इस वक्त जो एक बॉटल नेक है वो है दोस्त ममालिक के साथ होल ओवर का, और मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत दोस्त ममालिक के साथ भी राब्ते में है और IMF के साथ भी राब्ते में है कि उस कंडीशन से एक वेवर जो है वो दिया जाए। अभी तक जो ड्रेस्टिक जो हंगामी स्टेप्स लिए हुकूमत ने, आपने देखा कि पिछले हफ्ते में जुमेरात की शब को आधी रात के वक्त तकरीबन स्टेट बैंक का सर्कुलर आया, इंपोर्ट से पाबंदियां जो है वो हटा ली गई, बजट जो है वो रिवाइज हो गया, कल जो इंटरेस्ट रेट है इसको 1% बढ़ा दिया गया। तो ये वो मेजर थे जो कि अगर पहले ले लिए जाते तो शायद यहाँ तक सूरत पहुँचती ना, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब अगर हुकूमत ने इतने इकदाम कर लिए तो यकीनन वो किसी न किसी अश्योरेंस पे कर रही होगी। जाहिर है कि इन इलेक्शन ईयर, जबकि चंद महीनों के बाद हुकूमत को इलेक्शन का सामना है, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहेगी अगर उसको आगे से सिम्प नज़र नहीं आ रही कि IMF का मुआहदा होगा या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत किसी एश्योरेंस की बिना पे ये सारे स्टेप्स ले रही। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम जो है वो देने में कामयाब हो चुके हैं। अब दोस्त ममालिक की आपने बात की, रीफाइनेंसिंग का इशू है, वो चीज़ें हैं, बजट को भी रिविज़िट किया गया है, तमाम तर चीज़ें। तो इसके बाद सर किस तरह से मुआशी इस्तेहकाम का हम ये कहें कि वाकई उस जानिब हम जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अभी मुआशी इस्तेहकाम तो बहुत दूर है, लेकिन कम अज़ कम ये जो एक फौरी तौर पे जो खतरा था कि IMF का अगर अम्ब्रेला हट जाता है पाकिस्तान से तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको कैसे बचाना है। तो हुकूमत के ये जो इक़दाम हैं ये कम से कम उस खतरे को ज़रूर टाल देंगे कि जो अगला IMF का प्रोग्राम है उसको निगोशिएट करना निस्बतन आसान हो जाएगा, ये जो पिछले चंद दिनों में जो इक़दाम लिए गए। तो डॉक्टर साहब, जो अगला प्रोग्राम है, असल प्रोग्राम तो आगे की तरफ होगा, अगला जो प्रोग्राम है वो आप समझते हैं कि वो कुछ बेहतरी ला सकता है? और ये वो जो कह रहे हैं, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि तवील मुद्दती जो है वो हम काम कर रहे हैं, तो सर वो तवील मुद्दती में एक आम आदमी और पाकिस्तान की मईशत वो कैसी होगी सर, क्या सूरत हो सकती है? मेरा ख्याल है कि अभी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, जो ग्रोथ है ग्रोथ आपकी मॉडरेट रहेगी। 3.5% अगले साल का काफ़ी एम्बिशियस टारगेट लग रहा है, लेकिन अगर अगले प्रोग्राम की प्रायर कंडीशन में ये जो 212 के करीब बीमार सनतें हैं सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली, अगर उन सनतों को ठीक कर लिया जाता है, तो प्राइवेटाइजेशन या कोई उसकी रिवाइवल की बात हो जाती है,
انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے اگر اس پہ کچھ بات ہو جاتی ہے تو یہ 2-3 ایسے اقدامات ہیں جو کہ ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہوں گے. یہ بلیک ہولز ہیں اکانومی کے. اسی طریقے سے ٹیکسیشن میں اگر دیکھیں تو وہ سیکٹر جن کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے ابھی بھی وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. یہ جو ریوائز بجٹ ہے اس پہ بھی سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پہ ڈال دیا گیا. ریٹیلر جو تھے مرچنٹس جن کے پاس کمرشل کنیکشن ہے بجلی کے وہ اس سے ابھی بھی باہر ہیں, یا جو بڑے جاگیردار زمیندار جن کے پاس کو 80% کے قریب رقبہ ہے زرعی رقبہ پاکستان کا, ان کو اس طرح سے ٹیکس نہیں کیا گیا. تو یہ لوپ ہولز ہیں اور آئی ہوپ کہ یہ آنے والے پروگرام میں اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں پرائر کنڈیشن بن کے ایڈریس ہو جائیں. اچھا, ایک چیز جو ہے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ایک حل ہے ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن کا, کہ وہ صنعتیں وہ ادارے جو بالکل غیر فعال ہوتے ہوئے بلکہ بوجھ ہے اس وقت خزانے پہ, ان کی پرائیویٹائزیشن کر کیوں نہیں پاتے, ہو کیوں نہیں پاتی سر؟ اس کی کیا رکاوٹ ہے؟ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. شوکت عزیز صاحب نے جب کرنے کی کوشش کی اسٹیل مل کو تو اس وقت چودھری افتخار چیف جسٹس تھے, انہوں نے اسٹے دے دیا اور اس کے بعد سے آج تک اس پہ ہر جماعت جو ہے جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تو کرنے کی کوشش کرتی ہے, جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کی مخالفت کرتی ہے. اور شاید یہ چیزیں جو ہیں جیسے پینشن ریفارم فیڈرل لیول پہ یہ IMF کے بن کے ہی اناؤنس ہوئی, تو شاید اسی طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں یہ IMF کے پروگرام کا حصہ بن کے ہوں گی. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیحری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ابھی یہ بولڈ سٹیپ حکومت اگر لیتی ہے تبھی جا کے معیشت کی صورتحال وہ بہتر جانب وہ بن سکتی ہے. ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر بات کریں گے کیونکہ آج بڑا ایک مقدس بڑا اہم دن ہے, 9 ذی الحجہ حج کا دن ہے اور پھر قربانی کے ایام آگے آنے جا رہے ہیں. تو علامہ کوکب نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, بریک کے بعد ان سے گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ہم حج کی مناسبت سے آج ہمارے ساتھ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا. آج بڑا ایک اہم دن ہے, حج کا موقع ہے, اور حج کی فضیلت کے حوالے سے اگر علامہ صاحب بات کی جائے تو کیا آج کے دن کی اور حج کرنے کی فضیلت؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہمارا دین اسلام ہے اور اس کی بنیاد 5 پر ہے, 5 ارکان, 5 ستون. حج 5واں رکن ہے اسلام کا. ایک عبادت ہوتی ہے بدن سے, ایک عبادت ہوتی ہے مال سے. حج ان دونوں کا مجموعہ. نماز بدنی عبادت, زکوٰۃ مالی عبادت. حج دونوں کا مجموعہ. اس میں جسم کے ساتھ بھی ہم محنت کرتے ہیں, مال بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن یہ ہر ایک پر فرض نہیں. صرف اس شخص پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو, یعنی جسمانی طور پر, مالی طور پر اپنے وطن سے مکہ مکرمہ جا کر ارکان ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اتنا خرچ بھی رکھتا ہو کہ سفر بھی کر سکے, وہاں بھی خرچ کر سکے, پیچھے گھر والوں کو بھی خرچ دے کر جائے. اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اور یہ ایسا رکن ہے, ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کے کرنے والے کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے. میں 2 چیزوں سے پابندی کے لیے کہا گیا, رفث اور فسق نہ ہو, بیہودہ گوئی, کوئی غلط کام نہ کرے, نافرمانی نہ کرے. تو حج کرنے والا جب حج کر کے لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. تو یہ بہت ہی ثواب والا کام. لیکن دوسری جانب جو صاحب استطاعت کی آپ بات کر رہے ہیں, صاحب استطاعت بھی ہو اور پھر بھی اگر وہ جان بوجھ کر حج نہیں کرتا ہے تو اس کی کیا وعید ہے اس کے لیے؟ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو, اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے, دین اسلام کی ہر ضروری بات کو مانتا ہے, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو فرائض ہیں
اور جس پر ہیں اس میں کوئی رعایت نہیں۔ جو حج کا انکار کرے یعنی اس کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، اور جو صاحب استطاعت ہو کر حج نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو بہت سی سعادتوں سے محروم کر لیتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ وہ اپنے ایمان والے ہونے کی ایک طرح سے نفی کرتا ہے۔ علامہ، سفر حج و عمرہ کی اگر بات کی جائیں تو آداب کیا ہیں اس عبادات کے؟ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر عمرہ یا حج کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس پر اگر کوئی قرض ہے یا اس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے یا اس نے کوئی کبیرہ یعنی بڑا گناہ کیا ہوا ہے اس سے توبہ کرے، دوسروں کا حق جو مارا ہوا ہے وہ ادا کرے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے دنیا کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ذہن میں رہے کہ قرض وہ چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، سچی توبہ کریں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور کسی کو ناحق ناراض کیا ہے تو اس کو راضی کریں۔ علامہ صاحب، نیابتی حج کی اگر بات کی مرد عورت کی طرف سے اور عورت مرد کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ دوسروں کی طرف سے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، جاننے والے ہوں، بزرگ ہوں، اولیاء ہوں، یا وہ ہستیاں جن کو ہم معظمات دینی، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، انبیاء کرام، انبیاء کے برابر تو کوئی نہیں ہوتا، ان کی طرف سے بھی اگر ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں نفلی طور پر یا حج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ عورت بھی اور مرد بھی دوسروں کی طرف سے نفلی طواف، نفلی عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے خود پر جو واجب ہے وہ ادا کیا ہو۔ یہ نہیں کہ صرف ان کی طرف سے کریں اور اپنی طرف سے نہ کریں، پہلے اپنی طرف سے کریں، پھر جس کی طرف سے چاہیں ایمان والے کی طرف سے آپ نفلی طواف، عمرہ، حج کر سکتے ہیں۔ بالکل، عید کا موقع ہے تو عید کی مناسبت سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ عید جو ہے، عید قرباں، اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا معاملہ ہے، عید سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ قربانی کا لفظ اگر سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، تو ہم کیسے راضی کر سکیں گے؟ جب اس کی رضا اختیار کریں گے۔ جو وہ نہیں چاہتا وہ نہ کریں، جو وہ چاہتا ہے وہ کریں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اصل قربانی ذبح ولد ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تھا؟ بیٹے کو ذبح کرنا، یعنی جو جان سے زیادہ عزیز چیز ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربان کر دینا۔ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، مگر ہمیں وہ مقصد یاد نہیں رہا جو فدیہ بن گیا، یعنی جانور ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، وہ بھی خوش دلی سے کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ قربانی کس کی قبول ہوگی؟ وہ جس نے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش دلی سے قربانی کی، اللہ کے دیے ہوئے مال ہی میں سے کرتے ہیں۔ تو اصل مقصد یاد رہنا چاہیے۔ ہم جانور کی گردن پر تو چھری چلا دیتے ہیں، مگر جو نفس ہمارے اندر پل رہا ہے، جو غلط خواہشات پل رہی ہیں، جو نفرتیں پل رہی ہیں، ان پر چھری نہیں چلاتے۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم قربانی کرتے وقت صرف جانور کی گردن پر چھری نہ چلائیں، بلکہ ہر اس چیز پر چھری چلا دیں جو رب تعالیٰ کو پسند نہیں، بالکل، یعنی غلط خواہشات۔ یہی فلسفہ جو فرما رہے ہیں، یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ بہت سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مقروض ہیں لیکن پھر بھی قرض لے کر وہ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا؟
कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर नक़द रकम या उसके बराबर सामान तिजारत या कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ रकम या सामान मिलाकर इतना हो जाए कि 52.5 तोले चांदी उसमें आ जाए, जो तकरीबन 1,30,35,000 रुपये इस वक्त पाकिस्तान की शुमार होती है। अगर 3 दिनों में 10, 11, 12 तारीख़ में इतनी रकम किसी के पास आ गई, उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। ज़कात पर पूरा साल गुज़रना शर्त है, क़ुरबानी में इन 3 दिनों में भी उसके पास इतना हो आ जाए तो क़ुरबानी करनी होगी। अब एक शख्स है, उसके पास नक़द रकम नहीं है, कुछ कर्ज़ा भी है, मगर वो साहिब निसाब है, तो वो कर्ज़ लेकर क़ुरबानी करेगा। साहिब निसाब यानी फ़ौरन मौजूद नहीं है नक़द रकम, लेकिन इतने का कोई सामान है, सोना है, चांदी है। और ये भी याद रहे कि घर के हर उस फ़र्द पर क़ुरबानी है जो साहिब निसाब हो, बेटी है या बेटा है। अगर वो साहिब निसाब हैं तो उनकी तरफ से अलग क़ुरबानी होगी, एक क़ुरबानी सारे घर की तरफ से नहीं होगी। और जिनको ठीक है, तो ये तमाम लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है, जो एक तरीक़ाकार आपने बताया। बहुत शुक्रिया। अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हज तो आज रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा नाज़रीन हो गया, अब क़ुरबानी कल सऊदी अरब में होगी हुजाज कराम, और परसों पाकिस्तान के लोग जो है वो ईद कुर्बान में मशगूल होंगे। आगे बढ़ते हैं कि ईद कुर्बान की तैयारियों के हवाले से इस वक्त क्या चल रहा है पूरे मुल्क में, पेशावर में, कराची में और दीगर शहरों में। सबसे पहले कराची की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी मवेशी मंडी, सबसे बड़ा शहर। कफ़ील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी कफ़ील, आगाह कीजिएगा, कराची में क्या सूरत हाल आज मवेशी मंडियों की? 2 रोज़ रह गए हैं और हर तरफ ख़रीदारी का अमल भी जारी है और भाव तो चल रहा है। मेरे कैमरामैन अमजद दिखाएंगे इस वक्त की जो है वो मैं इस वक्त मरकज़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और हर कॉर्नर्स के ऊपर कहीं ना कहीं जानवरी ख़रीदारी का अमल जारी है। कुछ लोग जो है वो तकरार करेंगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्राइस कम किए जाएँ, लेकिन व्यापारियों का कहना ये है कि जो इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं और दीगर तमाम लवाजमात हैं, उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो सही हैं। ये इस वक्त अमल जारी है और कुछ लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी 2 रोज़ है तो जानवरी ख़रीदारी करें और ईद जो सुन्नत इब्राहिमी है उसकी अदायगी करें। ताहम ओवरऑल उनका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जानवर बहुत ज़्यादा महंगा है। जो पहले 1 लाख का जानवर था वो 1.5 लाख और तकरीबन 1,80,000 के दरमियान जो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो 1.5 लाख का था वो 2.25 और 2 से 2.5 लाख के अंदर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था। आवाम का यही कहना है, शहरियों का, कि जो है वो जानवर की ख़रीदारी तो जारी है, लेकिन जो कीमतें हैं उसे कम किया जाए ताकि जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है। ठीक है कफ़ील, आप हमें आगाह कर रहे थे कराची की मवेशी मंडी की सूरत हाल से, शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे पेशावर की, जहाँ पर नवाब शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी, पेशावर में कीमतें क्या हैं और क्या कहते हैं गाहक भी और व्यापारी भी? जी बिल्कुल, पेशावर की मवेशी मंडी में बहुत उरूज पर है। ख़रीदारों और व्यापारियों के दरमियान जो है वो नर्ख पर नोक जोक भी जारी है। मैं इस वक्त पेशावर की रिंग रोड मंडी में मौजूद हूँ। इस वक्त ख़रीदार और व्यापारी से बात करते। जी बताइए, आप क्या लेने के लिए आए हुए? मैं जानवर लेने के लिए आया हूँ। कीमतें कितनी है? इसकी 16 लाख कीमत लगा रहे, डिमांड ये कर रहा है अभी तक। तो ये महंगा बेच रहे? बहुत महंगा बेच रहे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ये गाहक कह रहे हैं कि ये बहुत आप महंगा बेच रहे, क्यों महंगा बेच रहे? है ना, महंगाई भी है ना, इसलिए महंगा बेचते हैं। हाँ, तो क्या महंगाई? इसका खर्चा है, बहुत ज़्यादा खर्चा है। ठीक है, जानवर की महंगाई भी ज़्यादा हो। कितना खर्चा है एक दिन का? एक दिन का खा जाता है 10-12 हज़ार 15 हज़ार खा जाता है। इसको आप क्या खिलाते हैं कि ये 10-12 हज़ार का? इसको आटा खिलाता है, बूरा खिलाता है और चोकर वगैरह। तो ये तो कह रहे हैं कि ये चारा ये सब कुछ महंगा है, तो इस वजह से ये महंगा बेच रहे हैं। इसका बात भी ठीक है, सब कुछ महंगा है। पेशावर में खर्चे बहुत बढ़ गए, इसके ऊपर बहुत से खर्चे आ रहे हैं, इसलिए जानवर भी महंगा हुआ है। हाँ, तो आप लाजमी लेंगे ना? इंशाल्लाह क्या करेंगे, कुर्बानी तो करनी पड़ेगी ना, क्या करेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ख़रीदार और व्यापारी है उनके दरमियान नर्ख पर नोक जोक जारी है, जबकि ख़रीदारों का यही कहना है कि जानवरों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करे, जबकि व्यापारियों का भी यही कहना है कि जानवरों के खर्चे जो है वो बढ़ चुके। तो इसी वजह से नवाब शेर आप हमें आगाह कर रहे थे पेशावर की मवेशी मंडी की सूरत हाल से। और अब बात करेंगे
मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त क्या भाव ताव चल रहे हैं। राव कामरान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी राव कामरान, आगाह कीजिएगा, मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त क्या कीमतें हैं, क्या कहते हैं खरीदार? हाँ जी बिल्कुल, ज़िला मुजफ्फरगढ़ के इस वक्त नवाही इलाके खानगढ़ में मौजूद हैं और एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं। अगर कैमरामैन चौधरी जवाद मेरे अकब में दिखा सके तो यहाँ पर खूबसूरत किस्म के जो है यहाँ पर तमाम तर जानवर जो है यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन शहरी जो है खासे परेशान हमें देखने में नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना यह है कि इस वक्त जानवर जो हमारी कुव्वत ख़रीद से बहुत बाहर हो गया है, बहुत महंगाई हो गई है। बात करेंगे, इस वक्त शहरी हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं। जी भाईजान, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें जी, पिछले साल लिम्पी स्किन की वजह से ना लोग छोटे जानवरों की तरफ रुझान ज़्यादा रहा है। अब हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो कुर्बानी करे और बड़े जानवर की करे, लेकिन वो देखने में नज़र आ रहा है जानवरों की तादाद उस लिहाज से कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। कम से कम जो है ना 3 मन का जानवर 1,60,000 1,50,000 से कम पे वो बात ही नहीं करने को पसंद कर रहे हैं। और जानवरों की तादाद कम है, ख़रीदार ज़्यादा हैं और ख़रीदार बहुत परेशान है। महंगाई के इस हाल में जो है ना परेशानी देखने में आ रही है खरीदार को। जी बिल्कुल, शहरी और व्यापारी दोनों ही इस वक्त हमें परेशान नज़र आ रहे हैं। व्यापारी हजरात का कहना यह है कि साल साल जो है जानवरों को पालते हैं, खिदमत करते हैं, चारा जात डालते हैं, हर चीज़ महंगी हुई है, जिसकी वजह से जानवर जो है महंगा ख़रीदा हुआ है तो महंगा ही सेल करेंगे। शहरियों का भी कहना यही है कि भाई इसी हवाले से जो है हमें जो 3 मन का जानवर जो पहले 70,000 80,000 में मिल जाता था, लेकिन अब के जो है वो 1.5 लाख 1,75,000 80,000 तक जो है वो मिल रहा है, वो जो कि इनकी कुव्वत खरीद से बहुत महंगा है, बहुत बाहर है। इस वक्त शहरी भी खासे हमें परेशान नजर आ रहे हैं और व्यापारी भी परेशान है। जबकि मैं बताऊं, यहाँ पर मवेशी मंडी में ना तो कोई सायादार जगह टेंट लगाया गया है और ना ही मवेशियों। बहुत शुक्रिया, राव कामरान हमें आगाह कर रहे थे। खानगढ़ की मवेशी मंडी में कह रहे हैं कि जानवर कम है और ख़रीदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब कीमतें भी ज़्यादा हैं। 3 मन का जानवर हो तो 1,50,000 रुपये उसकी कीमत डिमांड की जा रही है। कराची से लेकर तो खैबर तक तमाम तर मवेशी मंडियों में एक ही बात है कि महंगाई बहुत है। व्यापारी भी यही बात कर रहे हैं और ख़रीदार भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हौसला अफजा ये मामला है कि तमाम मवेशी मंडियों में जानवर भी बिक जाते हैं। इस मुल्क में ख़रीदार भी मौजूद हैं, कुर्बानी भी होती है। लेकिन जाते जाते एक बात करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। इस ईद कुर्बान पे उन तक गोश्त पहुँचाया जाना और उन तक खुशियाँ पहुँचाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।